वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन अर्थात अंगूरी लता संप्रेषण के बारे में बात करूंगा। इसके पहले भी मैं संचार से संबंधित और भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और उन सभी को मैंने प्लेलिस्ट में सेव किया है। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और बेसिक थ्योरी को समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि अंगूरी लता संप्रेषण क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके क्या प्रकार होते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। वैसे पहले भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था, लेकिन आज मैं इसके बारे में पूरा अच्छे से डिफ़ाइन करूंगा। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, यह एक अनौपचारिक संप्रेषण का प्रकार होता है। किसका? अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यह किसका प्रकार होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, तब उस समय मैंने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बोला था कि यह एक ऐसी संदेश प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता है, पहले से निश्चित नहीं होता है। अर्थात इसमें सूचनाओं को कैसे भी किसी भी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, यह कैसा है? यह एक अनौपचारिक संप्रेषण का प्रकार है। अब बात करते हैं कि इस शब्द का विकास कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, इस शब्द का विकास यूएस नागरिक युद्ध के दौरान हुआ था। उस समय क्या होता था? उस समय जो टेलीफोन लाइन्स की जो वायर्स होती हैं, उसको पेड़ों के माध्यम से किसी भी तरीके से यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता था। यानी कह सकते हैं, जिस तरह से अंगूर की जो लताएं होती हैं वो किसी भी निश्चित क्रम में नहीं होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी यहाँ से वहाँ कैसे भी। अर्थात इसका मतलब यह है कि उस समय जो सूचनाएं होती थीं उनको किसी भी तरीके से यहाँ से वहाँ तोड़ मरोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता था। इसी वजह से इसका नाम अंगूरी लता संप्रेषण रखा गया। तो यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं। पहला, आपको याद रखना है कि जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, यह एक अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इस शब्द का विकास यूएस नागरिक युद्ध के दौरान हुआ था, क्योंकि उस समय सूचनाओं को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के किसी भी प्रकार से यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता था। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा अंगूरी लता संप्रेषण के प्रकार के बारे में। इसके प्रकार 4 तरह से रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहले रखा गया है सिंगल स्ट्रैंड, जिसे हिंदी में कहते हैं एकल लड़ी। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से दूसरे व्यक्ति को सूचना पहुंचाता है। जैसे अगर ये व्यक्ति है, ये इसको सूचना पहुंचाएगा, फिर यही व्यक्ति इसको पहुंचाएगा और यही व्यक्ति इसको पहुंचाएगा। इस तरह से एक सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है। यानी इस तरह के संचार में एक ही व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से दूसरे व्यक्ति को संदेश पहुंचाता है। इसके बाद है दूसरा गॉसिप, जिसको हिंदी में कहते हैं गपशप। क्या बोलते हैं? गपशप। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत एक व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी संदेश पहुंचाता है। ये अलग अलग व्यक्तियों को संदेश पहुंचाता है, जिसे हम गपशप कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है, यहाँ पर बताता हूँ मैं। तीसरा, जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी अर्थात संभावना। संभावना। इसमें क्या होता है? इसमें एक व्यक्ति संभावना सिद्धांत के आधार पर किसी को कहीं भी संदेश पहुंचाता है। जैसे कोई भी एक ये व्यक्ति है, ये पहले यहाँ बात पहुंचाता है, यहाँ पहुंचाता है, यहाँ पहुंचाता है और यहाँ से यहाँ पहुंचाता है। किसी भी तरीके से संभावना के आधार पर सूचना को प्रसारित करता है। और इसके बाद जो चौथा है वो है क्लस्टर। क्या है? क्लस्टर अर्थात समूह है।
इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति संदेश उसी को संचारित करता है जिस पर वह विश्वास करता है। क्या करता है? जिस पर वह विश्वास करता है। कह सकते हैं कि अपने पर्टिकुलर लोगों को जिस पर वह विश्वास करता है उनको सूचना पहुंचाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के जो टाइप हैं उसमें पहला जो था मैंने डिफाइन किया था सिंगल स्ट्रैंड यानी एकल लड़ी, और दूसरा गॉसिप, तीसरा प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर। इस तरह से ये 4 इसके प्रकार हो जाते हैं। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा इसके उद्देश्य के बारे में। जो अंगूरी लता संप्रेषण है इसके एम या उद्देश्य क्या होते हैं। इसके सेम वही उद्देश्य होते हैं जो कि इनफॉर्मल अर्थात अनौपचारिक कम्युनिकेशन के होते हैं। अर्थात इसके माध्यम से किसी भी सूचना को बहुत ही शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है और इसमें समय भी कम व्यर्थ होता है, कॉस्ट भी कम आती है। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है कि आसानी से शीघ्र किसी सूचना को पहुंचाया जा सके। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि अंगूरी लता संप्रेषण के लाभ क्या होते हैं, यानी इसके बेनिफिट क्या हैं। इसके जो लाभ हैं इसमें पहले नंबर पर आपको याद रखना है कि इस संप्रेषण व्यवस्था में सूचना बहुत ही फास्ट पहुंचती है। जो भी मैसेज होता है वो बहुत ही फास्ट तेज़ी से पहुंचता है। ये इसका पहला लाभ हो गया। इसका जो दूसरा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो कर्मचारी होते हैं, जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है क्योंकि वो अपनी बात को बहुत ही आसानी से शीघ्र तरीके से अपनी बात को कह पाते हैं। तो उनको आत्म शांति मिलती है कि हाँ चलो मैंने भी तो अपनी बात किसी से कह ली। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है कि इसमें जो कर्मचारी होते हैं उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसके बाद जो तीसरा है कि जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग स्किल होती है उसमें उनको लाभ होता है। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से अच्छे से अपनी बात कह सकते हैं या फिर सीधा वो अपने ऑफिसर से बात कह सकते हैं। और जब इस तरह से सब मिलकर काम करते हैं तो उनकी जो वर्किंग स्किल है उसमें वृद्धि होती है। और इसके बाद जो फोर्थ है इसमें ये बताया गया है कि इसमें फीडबैक बहुत ही आसानी से लिया जा सकता है, जिसे हम प्रतिपुष्टि बोलते हैं, फीडबैक। यानी अगर किसी ने किसी से कोई बात कह दी है तो उस बात से उसे अच्छा लगा बुरा लगा सीधा बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। तो अंगूरी लता संप्रेषण का यह एक अच्छा फ़ायदा है कि इसमें फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि डायरेक्टली ली जा सकती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है इसका ये फ़ायदा है कि यह फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। जो औपचारिक संप्रेषण होता है उसमें भी ये सहायता करता है। तो इस तरह से ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के ये सभी लाभ हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि अंगूरी लता संप्रेषण के दोष क्या होते हैं। दोष अर्थात डिसएडवांटेज। इसमें जो सबसे पहला है, अंगूरी लता संप्रेषण में जो सूचना होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते पहुंचते विकृत हो जाती है। यानी उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो उस रूप में नहीं रहती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति ने कोई बात कही उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने उसको सुना, उसने तीसरे से कही, तो उसका जो ओरिजिनल रूप होता है वो हट जाता है। क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने अनुसार चीज़ों को ऐड करते हैं, हटाते हैं, तो इस तरह से इसका ओरिजिनल फॉर्म ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट ये है कि इसमें कोई रूल तो होता नहीं है। अर्थात जो बातें होती हैं वो किसी दूसरे के कहने पर मान ली जाती हैं कि ऐसा है। अर्थात ये अफवाहें फैलाती है। जो आपका ये अंगूरी लता संप्रेषण है ये अफवाहें भी फैलाता है, क्योंकि इसमें किसी भी रूल के अंतर्गत कार्य नहीं किया जाता है और इसकी वजह से अफवाहें फैलने के ज़्यादा चांस रहते हैं और यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। और दूसरी बात कि इस तरह के संप्रेषण में क्या होता है कि किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं, किसी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं होता है कि किसने क्या बात कही है, क्योंकि इसमें कोई भी सबूत प्रूफ नहीं होता है जैसा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। और दूसरी बात एक और होती है कि इस तरह के संप्रेषण की ये एक
हानि होती है कि इसमें जो गोपनीयता होती है वो भी भंग हो जाती है। क्या होता है, इस तरह के संप्रेषण में जो गोपनीयता होती है वो भी भंग होती है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनके बारे में ख्याल नहीं रखा जाता है और चीज़ों को कैसे भी यहाँ वहाँ अपनी तरह से बताया जाता है। तो इस तरह से आई थिंक आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे कि अंगूरी लता संप्रेषण क्या है, इस शब्द का विकास कहाँ कैसे हुआ, इसके लाभ क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, इसके क्या प्रकार थे, मैंने इन सभी के बारे में आपको बताया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह से और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए।